Hey guys, greetings to all of you. So, in this video, we'll be exploring some of the basic things which are related to AWS. As I told you that I'll be going from scratch. Some things would be from scratch. So, this is one of those things, so creating an account and everything. So, let's go ahead and let's see how it happens. Okay. तो अब सो अब सबसे पहले कि AWS वाले पेज पे कैसे जाना है, तो आई जस्ट शो यू वंस। देखो, AWS कंसोल लॉगिन करोगे या फिर aws.amazon.in करोगे तो भी आ जाओगे इस पेज पे। जस्ट अ सेकेंड। aws.amazon.com, ठीक है। बट देन इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर फिर तुम लोग को साइन इन टू कंसोल पे जाना है, साइन इन टू द कंसोल। कभी कभी ये जो है AWS मार्केट प्लेस पे रीडायरेक्ट कर देता है ये लिंक। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, बट देन AWS मार्केट प्लेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, और AWS का जो कंसोल है हमारा वो डिफरेंट थिंग है। तो हमें AWS के कंसोल को लॉगिन करना रहता है। ओके, तो जब आप साइन इन टू कंसोल करोगे तो आपके पास ये इस तरीके से आता है, रूट यूज़र, IAM यूज़र। अब ये रूट यूज़र और IAM यूज़र क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं क्विकली। तो रूट यूज़र मतलब क्या होता है कि जब हम AWS में अकाउंट बनाते हैं तो वो जो अकाउंट बनाते हैं हम, वो ऐसा कंसिडर करो कि वो हमारा मेन अकाउंट रहता है। एंड उस अकाउंट के अंदर हम अलग अलग रोल्स बना सकते हैं, अलग अलग यूज़र्स बना सकते हैं जो उस अकाउंट को यूज़ कर सकेंगे। बट देन दोज यूज़र्स वुड बी हैविंग सम लिमिटेड प्रिविलेजेस। सो वो जो लिमिटेड प्रिविलेजेस रहते हैं या वो जो यूज़र्स रहते हैं, उन यूज़र्स को हम IAM यूज़र्स बोलते हैं। IAM का फुल फॉर्म है ये, IAM हम, तो IAM का फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, एज फार एज आई रिमेंबर। लेट मी जस्ट चेक। IAM फुल फॉर्म, हाँ, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो अब लेट मी जस्ट, हाँ, ओके। सो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आई थिंक आई डोंट नीड दिस टैब, लेट मी जस्ट, ओके। सो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बेसिकली ऐसे समझो कि एक रूट यूज़र है, रूट यूज़र हमारा मेन अकाउंट जो है वो है। एंड देन उस अकाउंट के अलग अलग यूज़र्स रहेंगे, वो अलग अलग जो यूज़र्स रहेंगे उनके पास लिमिटेड प्रिविलेजेस रहेंगे, तो उनको हम IAM यूज़र बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्यों चाहिए रहता है, ये इसलिए चाहिए रहता है बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि भाई हाँ मेरा अकाउंट है, बट मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट, but since I don't have time, so I'll create some IAM users, and I'll be giving them some privileges कि भाई वो लोग ये चीज़ें ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, कुछ ही चीज़ों का प्रिविलेज। जैसे कि एग्जांपल, ये मेरा जो IAM यूज़र है वो सिर्फ ये दो चार सर्विसेज या दो चार फीचर्स ही यूज़ कर सकते हैं, AWS के सारे फीचर्स ये नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं उनको दो चार फीचर्स असाइन करके दे सकता हूँ, और वो लोग फिर वही यूज़र्स वही फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से प्रिविलेजेस असाइन करना रहता है। तो मैंने एक IAM यूज़र बना दिया, उसको मैंने ये काम दे दिया, वो बंदा वही काम कर रहा है, वो अपना अकाउंट लॉगिन करेगा अपने यूज़र क्रेडेंशियल से, एंड वो वही काम करेगा, वो उसके अलावा वो किसी और चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है। सिमिलरली मैंने और एक IAM यूज़र बना दिया, ऐसे मैं मल्टीपल IAM यूज़र्स बना सकता हूँ। तो सिमिलरली मैंने और एक IAM यूज़र बना दिया, उसको वो IAM यूज़र को किसी और फीचर को असाइन कर दिया, तो वो IAM यूज़र वही वाला फीचर सिर्फ यूज़ कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट दैट पर्सन वोंट बी एबल टू यूज़ एनी अदर फीचर, ठीक है। सो इस तरीके से जब साइन इन करने जाते हैं तो हमें वो पूछा जाता है कि आप रूट यूज़र हो कि आप IAM यूज़र हो। अगर आप IAM यूज़र हो तो फिर आपके लिए कुछ और चीज़ें पूछी जाती है, जैसे अगर आप IAM यूज़र हो तो आपको अकाउंट ID या फिर अकाउंट एलियास देना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछा जाता है। एंड अगर आप रूट यूज़र हो तो आपको फिर आपका रूट यूज़र का जो ईमेल आईडी जैसे रजिस्टर किया था, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो डालना रहता है, पासवर्ड डालना रहता है, नेक्स्ट करने से साइन इन हो जाता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट देम। ओके, सो अकाउंट बनाना रहता है, तो क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट करना है रहता है। क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक सिंपल सा फॉर्म ओपन होता है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप कंटिन्यू करोगे तो इसके बाद नेक्स्ट कुछ चीज़ें आती है, वो चीज़ें करने के बाद आपका अकाउंट बन जाता है। अच्छा, AWS में कुछ फ्री टियर करके एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्री टियर मतलब क्या होता है कि जब आप AWS में अकाउंट बनाते हो तो जिस दिन आपने अकाउंट बनाया उस दिन से लेकर एक साल तक, अभी तक तो इनका फीचर जो है वो एक साल के लिए एप्लीकेबल है, वैलिडिटी जो है, बट इट माइट रिड्यूस इन सम टाइम, बिकॉज अभी एक साल दिया बट आगे कब तक रहेगा एक साल वो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। सो एक साल तक के लिए फ्री टियर का एक्सेस रहता है। अब ये फ्री टियर का एक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ भी एज यू कैन सी,
तो फ्री टियर का एक्सेस रहना मतलब क्या कि AWS जो है अपने कुछ कुछ सर्विसेज, जैसे AWS में अलग अलग सर्विसेज है, EC2 करके एक सर्विस है, देन RDS करके एक सर्विसेज है, फिर उसके बाद SES करके एक सर्विस है, ऐसे करके अलग अलग सर्विसेज है, अलग अलग फीचर्स है। तो इन फीचर्स को यूज़ करने के लिए AWS जो है 12 महीनों के लिए या 1 साल तक के लिए आपको अलाउ करता है। अब इनको यूज़ करना आप फ्री में इनको यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए इस पर्टिकुलर प्लान का नाम है फ्री टियर प्लान। तो फ्री में यूज़ कर सकते हो, बट हाँ ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो इन फीचर्स को। आप एक लिमिटेड अप टू अ सर्टेन लेवल तक आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर एग्जांपल अगर आप EC2 सर्विस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ये नाम आपके लिए थोड़ा फॉरेन लगते होंगे कि भाई EC2 क्या होता है, RDS क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है, तो हमें कैसे समझेगा कि क्या होता है। तो इसको अभी फ़िलहाल इतना ऐसे मत करना कि यार ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ। इट्स दीज आर द नॉर्मल थिंग्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इन सब के बारे में भी समझ में आएगा, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या फ़ायदा है एंड ऑल। बट फिलहाल जैसे मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा सुनते जाओ। कुछ चीज़ें में भी शायद कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगी, बाद में समझ में आ जाएगी जब आप रिकॉल करोगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है थोड़ा सुनते जाओ, सो दैट यू विल गेट द आइडिया, ठीक है। और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ये काफ़ी सिंपल तरीका है। इस तरीके से आई डोंट थिंक सो कि कोई बताता है, यूट्यूब पे मैंने भी देखा है, बट इतना सिंपल वे में कोई नहीं बताएगा। सो दिस पर्टिकुलर सीरीज़ विल गोना डेफिनेटली हेल्प यू लाइक अ लॉट। बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हो जो जनरली नहीं मिलती है इतनी आसानी से, ठीक है। तो 12 महीने तक आपको कुछ सर्विसेज AWS के फ्री में यूज़ करने दिए जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि अप टू अ सर्टेन लेवल। एग्जांपल देता हूँ, एक EC2 करके एक सर्विस है, उस EC2 सर्विस के अंदर अलग अलग इंस्टेंसेस रहते हैं। इंस्टेंसेस मतलब सर्वर्स रहते हैं बेसिकली। तो उन सर्वर्स में से आप वो सर्वर्स के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक टाइप है T2.micro, एक टाइप है T2.nano, एक टाइप है T2.medium, एक टाइप है T2.large, ऐसे करके अलग अलग है। तो उसमें से सिर्फ आप T2.micro करके जो टाइप है उनको, उस टाइप के सर्वर को ही आप यूज़ कर सकते हो, उस टाइप के इंस्टेंस को ही यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी और इंस्टेंस को यूज़ करोगे तो आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ वही इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। अब वो इंस्टेंस भी कितना यूज़ कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक ही इंस्टेंस यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा इंस्टेंस नहीं यूज़ कर सकते हो T2.micro टाइप के भी इंस्टेंस में। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कैप्स है, जिसके जो अपने को फॉलो करना रहता है अगर हम फ्री टियर यूज़ कर रहे हैं। तो उन कैप्स के ऊपर जाओगे अगर आप, जैसे एक इंस्टेंस यूज़ करने के लिए बोला है लेकिन आप एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो एक इंस्टेंस का तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस जितने भी आप यूज़ कर रहे हो उनका पैसा लगेगा आपको, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, इंस्टेंस मतलब क्या होता है और उसको यूसेज का चार्जेस कैसे रहता है वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे, नो इश्यूज़। तो इस तरीके से 12 महीने तक के लिए आप फ्री टियर यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से सर्विसेज फ्री टियर में रहते हैं, कौन कौन से नहीं रहते हैं, ये अगर आपको देखना रहेगा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है। फ्री टियर सर्विसेज करके अगर आप सर्च करना, आई वोंट बी टेकिंग यू दैट वे। अगर आप फ्री टियर करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से सर्विसेज फ्री टियर में एप्लीकेबल है। आई शो यू, लेट बी। AWS की वेबसाइट पे देखो तो इनके वेबसाइट पे अपडेटेड रहता है। किसी और वेबसाइट पे देखोगे तो शायद अपडेटेड नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब देखो जैसे Amazon EC2 की मैं बात कर रहा था, देखो ये 12 महीने के लिए फ्री है, लेकिन हाँ 750 घंटे ही फ्री है। और T2.micro या फिर TT.micro ही फ्री है। इसके अलावा कुछ और सर्वर्स भी है, बट यूजुअली लोग T2.micro ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ये एक सर्विस है, ये फ्री है इतने समय के बाद 12 महीने के लिए। कुछ लिमिटेशन 750 आवर्स के लिए ही फ्री है। 750 आवर्स मतलब क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर Amazon S3 है, ये भी 5 GB तक का स्टोरेज के लिए फ्री है। फिर उसके बाद 20,000 गेट रिक्वेस्ट, 2000 पुट रिक्वेस्ट के लिए फ्री है। Amazon RDS 750 आवर्स है के लिए फ्री है। देन Amazon DynamoDB 25 GB के तक का स्टोरेज आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसके ऊपर का यूटिलाइज़ करोगे तो चार्ज लगेगा। Amazon SageMaker है, 2 मंथ्स के लिए फ्री है। Amazon Lambda 1 बिलियन रिक्वेस्ट के लिए फ्री है। लाइट सेल है, गार्ड ड्यूटी है, ऐसे बहुत सी चीज़ें, लाइक लॉट्स ऑफ चीज़ें, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। बट देन सिंस इतनी सारी चीज़ें देख पाना एट अ टाइम या चीज़ें समझना, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम देखेंगे करते जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे, ठीक है। ओके, अब फ़िलहाल तो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे, खास करके जो एक सर्टेन आप एक सर्टेन लेवल तक के लिए चाहिए रहती है। जैसे जैसे अगर आपको होस्टिंग का कोई प्रोजेक्ट होस्ट करना है क्लाउड पे, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए फ़िलहाल हम वो चीज़ें देखेंगे। एंड देन उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दोस थिंग्स विल बी
मूविंग हेड और कुछ अलग अलग चीज़ें भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो कि काइंड ऑफ ऐसे समझ लो कि कोर फीचर्स है या प्री रिक्विजिट्स है, इतने तो आनी ही चाहिए, वो चीज़ें हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्री टियर रिलेटेड चीज़ें। हम लोग वापस से अकाउंट वाले प्रोसेस पे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और रहता है कि AWS का जो बिलिंग रहता है, ठीक है, ये बिलिंग मंथली रहता है। ये आपका ऐसा समझ लो कि जो डिश का रिचार्ज रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज रहता है, वैसे ही कुछ रहता है। बिलिंग जो है मंथली बेसिस पे रहता है। इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज ले लो, दैट्स अ बेटर थिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी में कैसा होता है कि जैसे आपका हर महीने डिपेंडिंग अपॉन कितना इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ किया उसके हिसाब से बिल आता है। कुछ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई इतना ही आएगा बिल, जैसे हर महीने 300 ही आएगा। डिश के रिचार्ज में तो हर महीने 300 रुपये 400 रुपये यही बिल आता है, बट इलेक्ट्रिसिटी के केस में वैसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में आप जितना यूज़ कर रहे हो वैसा ही है। तो यहाँ पर भी AWS में भी वैसा ही चीज़ है। AWS या फिर ले लो, या फिर गूगल क्लाउड ले लो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ले लो, हर जगह सेम कंसेप्ट है कि आप जितना यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको बिल आएगा। अब ये बिल कैसे आएगा? पर मंथ बेसिस के बेसिस पे बिल आएगा। अब जैसे मैंने बोला कि फ्री टियर में Amazon EC2 को आप 750 आवर्स यूज़ कर सकते हो। 750 आवर्स के ऊपर अगर आप यूज़ करोगे तो जितना, अगर लेट्स कंसिडर कि आपने 751 आवर यूज़ किया है, तो वो जो 1 आवर एक्स्ट्रा आपने यूज़ किया है उस 1 आवर का आपको बिल आएगा। जब वो मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जिस मंथ में आपने यूज़ किया, वो मंथ कंप्लीट होने के बाद 1 आवर का आपको बिल आएगा। 1 आवर का जितना भी बिल रहेगा उसमें GST 18% ऐड होगा, एंड देन उसके बाद आपको वो बिल आ जाएगा। वो बिल आपको पे करना रहेगा। ओके, अब जब आप अकाउंट बनाते हो AWS के अंदर, तो AWS के अंदर अकाउंट बनाते वक्त जो है, यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये फॉर्म फिल करने के बाद जब आप आगे जाओगे, तो आपका आगे जाने के बाद आपको आपका जो है डेबिट कार्ड डिटेल्स भी डालना पड़ेगा। डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी चलता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने ये बहुत पहले बनाया था। तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपको डालने पड़ते हैं अपने। अब ये डालना क्यों है? क्योंकि कैसा है कि जब आपका बिल आएगा AWS का, खुदा ना खास्ता अगर आपने ऐसे कोई सर्विस यूज़ कर ली जिसका जो फ्री टियर के अंदर में नहीं है, ऐसी भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, ठीक है, जो फ्री टियर के अंदर में नहीं है, या फिर ऐसा कोई सर्विस जिसका फ्री टियर लिमिटेशन जितना था उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया आपने, तो उन सर्विसेज का जब बिल आएगा तो वो बिल आपको पे करने के लिए जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूटिलाइज होगा। तो अगर आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड रखा रहे पहले, इसके लिए जब ये लोग अकाउंट आप बनाते हो तो ये लोग आपसे पहले ही ले लेते हैं आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स। उसको वेरीफाई भी किया जाता है, आपके मोबाइल पे OTP एंड ऑल आता है, कुछ 1 रुपये डिडक्ट भी होता है, फिर वो वापस रिफंड हो जाता है, बट 1 रुपये डिडक्ट होता है एंड वेरीफाई वगैरह होता है। तो ये अकाउंट मेकिंग का प्रोसेस इस तरीके से है। आई वोंट बी फोकसिंग मच ऑन दीज थिंग्स। ये सिंपल चीज़ है, ये आप कहीं कहीं किसी और यूट्यूब वीडियो से भी देख सकते हो। ठीक है, मेरा लक्ष्य यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें A to Z बताऊँ। मेरा लक्ष्य यहाँ पर ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ जो कहीं और नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका क्रेडिट कार्ड रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है, अब ऐसा कुछ डरो मत कि भाई हमारा डेबिट कार्ड डिटेल्स ले लिया तो फिर क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक आपने जितना बहुत जगह डेबिट कार्ड डिटेल्स दिया हुआ है ऑलरेडी, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। और यहाँ पर देना मतलब सीखने के लिए देना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गलत हो जाएगा हमारे साथ। गलत होगा तो सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, बहुत से लोगों ने डेबिट कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह विदाउट हेजिटेटिंग दे देना। सिक्योरली तो रखेंगे ये लोग, भाई अमेज़ॉन है, सिक्योर नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो वो सब करने के बाद आप का फिर अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद फिर आप इजीली यूज़ कर सकते हो फ्री टियर के अंदर में सर्विसेज। ठीक है, ये लोग हाईलाइट भी करते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज फ्री टियर में है, कौन कौन से नहीं है, ये लोग हाईलाइट भी करते हैं। अब मेरा जो अकाउंट है, मेरा अकाउंट मैंने 2018 में बनाया था, तो मेरा जो अकाउंट अभी मैं लॉगिन करूँगा उस अकाउंट, वो अकाउंट फ्री टियर ख़त्म हो गया, उसका 1 साल तक ही रहता है ना, तो उसका फ्री टियर ख़त्म हो गया। तो फ्री टियर ख़त्म हो गया, तो अब मेरे अकाउंट में मैं जो भी सर्विसेज यूज़ करूँगा उसका मेरे को चार्ज लगेगा। भले ही मैं जो Amazon EC2 है उसको मैं अगर 750 आवर्स नहीं, मैं सिर्फ 1 ही घंटा यूज़ करता हूँ, तो भी अब मेरा क्योंकि फ्री टियर ख़त्म हो गया तो मेरा 1 घंटे का भी मुझे चार्ज देना पड़ेगा, प्लस GST जितना भी अमाउंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है ये वाला प्रोसेस। तो उसका हर महीने बिल आएगा। बिल बिल कैसा रहता है कि बिल अब पे करने का प्रोसेस कैसा रहता है कि आपको जो है बिल पे करना ही है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भैया हम बिल नहीं पे करेंगे काम चल जाएगा एंड ऑल। वो लोग इतने भी गधे नहीं हैं अमेज़ोन वाले। ठीक है, तो बिल पे कर दो, इट्स नॉट अ बिग डील। बिल अगर तुम लोग केयरफुली यूज़ कर रहे हो तो इट वोंट बी कॉस्टिंग यू मच अमाउंट। अगर अमाउंट आता भी है, सबसे पहले तो अमाउंट आएगा ही नहीं, बट स्टिल इफ अगर अमाउंट आ रहा है तो इट वोंट बी कॉस्टिंग यू मच, जिस तरीके अगर तुम लोग प्रॉपरली यूज़ करते हो तो। ठीक है, लिमिटेड वे में। वैसे तो वो लोग हाईलाइट करते हैं कि ये फ्री टियर में है, ये फ्री टियर में नहीं है, प्लस बजट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आई लेट यू नो अबाउट ऑल ऑफ देम, आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि
जब बिल आएगा तो बिल आने के बाद कैसा रहेगा कि आपको वहाँ पर अब कैसा रहता है कि डिपेंड्स अपन बैंक्स टू बैंक। तो कुछ बैंक्स कैसे रहते हैं कि कुछ बैंक AWS को अलाउ करते हैं। AWS सबसे पहले यही ट्राई करता है कि भाई हम अगर बिल आया है आपका 50 रुपये का तो 50 रुपये हम डायरेक्टली बैंक से डिडक्ट कर ले, जैसे बिल आएगा वैसे AWS ये चीज़ ट्राई करता है। बट बैंक्स के भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ बैंक्स जो है वो ऑटो डेबिट करने के लिए अलाउ नहीं करते। तो उस केस में क्या करता है AWS कि AWS आपको बिल दिखाते हैं आपके कंसोल में कि भाई ये तुम्हारा बिल है, ये तुम्हारा बिल पे कर दो। और पे करने का तो फिर हम वहाँ पे पे बटन रहेगा, पे क्लिक कीजिए, बिल पे करने के लिए अगेन आपको OTP वगैरह आएगा, वो सब करने के बाद आपका बिल पे हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी केस में अगर अगर आपका बैंक अलाउ करता है तो उस केस में AWS बैंक अलाउ करता है, या फिर क्रेडिट कार्ड के केस में और AWS ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा जैसे बिल आएगा वैसे। ठीक है, तो उसमें आपका मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन जो बैंक अलाउ नहीं करते तो उस केस में आपको मैनुअली हर महीने अपना अकाउंट खोल के वो बिल पे करना पड़ेगा। आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है वैसे बिल। ठीक है, अब अगर बिल पे नहीं किया तो क्या? ठीक है, ये चीज़ें नहीं बताई जाती आगे कहीं पे भी। तो बिल पे नहीं किया तो क्या होता है, जैसे कि आपका जैसे जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ का बिल आया है आपका, वो फरवरी 2-3 तारीख तक या मे बी फर्स्ट वीक में आ जाता है, 7-8 तारीख तक। तो बिल आ गया आपका, आपके मेल पे भी आ गया है। अब आप अगर आप अपना बिल जो है पे नहीं कर रहे हो तो वो फरवरी मंथ तक वेट करेंगे, मार्च मंथ तक भी वेट करेंगे। लेकिन फरवरी और मार्च के बाद जो है ना प्रोबेबली 2 महीने तक वो लोग इंतजार करते हैं कि अगर आप बिल पे कर दो करके, आपको रिमाइंडर ईमेल वगैरह आते रहेगा। तो फरवरी मार्च तक 2 महीने तक प्रोबेबली वो लोग वेट करते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस 2 मंथ इज़ करेक्ट और नॉट, बट एज फार एज माई एक्सपीरियंस दे वेट फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने तक वेट करने के बाद या फिर ऐसा कुछ रहेगा कि अप टू अ सर्टेन अमाउंट तक वो लोग वेट करते हैं। ऐसा कुछ जैसे आपका पहले महीने में 50 है, अगले महीने में 50 है, तो मे भी शायद जब तक आपका 100 रुपये नहीं होगा तब तक वो लोग वेट करेंगे, या अगर 100 रुपये आपका तीसरे महीने में हो रहा है तो फिर तीसरे महीने तक वेट करेंगे, ऐसा कुछ रहेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स देयर पैटर्न इज़। तो आपका ये कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो ये है पार्ट बिल 2 महीने तक लेस कंसिडर के 2 महीने तक वो लोग वेट करेंगे। 2 महीने के बाद भी अगर आपने बिल पे नहीं किया है तो फिर क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। अकाउंट सस्पेंड होना मतलब क्या होगा कि आप अगर अपना अकाउंट फिर लॉगिन करोगे ना तो आप अपने कंसोल वाले पेज पे जा ही नहीं पाओगे, अपने डैशबोर्ड पे जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको बार बार यही आएगा कि आपका अकाउंट सस्पेंडेड है, आप अपना बिल पे कीजिए तो ये आप अकाउंट एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, वो नोटिस पीरियड जो रहता है वो कुछ 1 महीने के लिए रहता है। 1 महीने तक आपका अकाउंट सस्पेंडेड रहेगा। अगर 1 महीने के बाद भी अगर आपने बिल पे नहीं किया तो आपके अकाउंट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्विसेज आपने ऑन करके रखे हैं, अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करके रखा है, जो भी चीज़ें करके रखी है वो सारी चीज़ें स्क्रैप कर देंगे, वो लोग डिलीट कर देंगे और आपका अकाउंट भी हमेशा के लिए फ्रीज कर देंगे परमानेंटली। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उनको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड देन वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेरा उस लेवल तक कभी सिचुएशन गया नहीं है तो मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ मेरे क्लाइंट्स का जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे, उनका ये लेवल तक गया कि वो लोग बिल पे नहीं किया था उन्होंने 2 महीने तक। रीज़न बीइंग कि उनको पता ही नहीं था या फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया, जो भी है। एंड देन उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया था, फिर उनको फिर इमीडिएट बेसिस पे करना पड़ा बिल, एंड देन उनका अकाउंट रीएक्टिवेट हुआ एंड देन अभी वो लोग प्रॉपर्ली पे कर रहे हैं। तो इनिशियली जो लोग बिजी रहते हैं वो लोग को नहीं पता चलता है। तो इस तरीके से चीज़ें रहती है। तो ये अकाउंट सस्पेंशन का पार्ट ध्यान में रखना। एंड देन अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है उसके भी बाद में अगर आप पे नहीं करते हो तो एक सर्टेन पीरियड के बाद आपका अकाउंट डिलीट ही हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। ओके, अब अच्छा ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि लाइक दीज थिंग्स विच आई एम लेटिंग यू नो, ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है या बहुत सी चीज़ें करी है और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है। मैंने जो भी चीज़ें सीखी है वो ट्राई एंड एरर करके ही सीखी है और मैं वो सारी चीज़ें ही आपके सामने रॉ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत प्रिपरेशन वगैरह करके आता हूँ एंड देन प्रेजेंट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, सो मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड रहता हूँ। तो मैं जनरली ही प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। कुछ मे बी ऐसा आगे चल के सिचुएशंस आएंगे जहाँ पर मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि यार यहाँ ये चीज़ कैसे होती है, तो हम लोग साथ में डिबग करेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं ऐसा कुछ अंतर्यामी टाइप का आदमी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ये सब चीज़ें, अकाउंट रिलेटेड, सस्पेंशन रिलेटेड, डिलीशन रिलेटेड, ये सब कुछ हो गया। अब आ जाते हैं वापस से, पहले हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट सी। ओके, 19 मिनट्स का वीडियो हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन फ़िलहाल मैं जो है मेरे रूट अकाउंट से ही लॉगिन कर लेता हूँ।
ओके, सो यहाँ पे मैंने मेरा रूट अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। अब रूट अकाउंट से लॉगिन करने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, तो नेक्स्ट थिंग मेरा ये है कि मुझे यहाँ पर मेरा कंसोल दिख रहा है, ये जो मैं कंसोल कंसोल बीच में बोल रहा था ना, वो ये है AWS मैनेजमेंट कंसोल, ये मेरा कंसोल है। ठीक है, अब जस्ट अ सेकेंड है। तो ये मेरा कंसोल दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ है वो भी मैं बता देता हूँ क्विकली। तो यहाँ पे AWS सर्विसेज करके जो भी रिसेंटली जो भी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं वो सारे यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के सर्विसेज हैं, बहुत सी सर्विसेज है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जो भी हमें हमारे काम की है बेसिकली। तो ये सर्विसेज है, यहाँ पर भी सर्विसेज आपको दिखते हैं अलग अलग। यहाँ पे कैटेगरीज है, कंप्यूट करके एक कैटेगरी है, कस्टमर एनेबलमेंट एक कैटेगरी है, स्टोरेज करके कैटेगरी है, उसके अंदर ये सारे सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज या फीचर्स बोल दो, सर्विसेज बोल दो, कोई भी चलेगा। ये मेरा अकाउंट का नेम है, यहाँ पर मेरा अकाउंट का डिटेल्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग रीजन्स है। अब ये रीजन्स क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो अमेज़ॉन क्या करता है कि अमेज़ॉन जो है ना, अमेज़ॉन के अलग अलग रीजन्स होते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन ने रीजन्स बना के रखे और उन रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स बना के रखे। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं और रीजन्स क्या होते हैं। तो रीजन, अभी फ़िलहाल हम रीजन के ही बारे में बात करते हैं। तो अमेज़ॉन के ये अलग अलग रीजन्स है, US ईस्ट, नॉर्थ वर्जीनिया। तो नॉर्थ वर्जीनिया में एक इनका रीजन, नॉर्थ वर्जीनिया को एक रीजन बनाकर इन्होंने रखा है। देन US के अंदर ओहियो करके एक रीजन है। ठीक है, देन US के अंदर नॉर्थ कैलिफोर्निया करके एक रीजन है। ये US वेस्ट, ऐसा समझो कि ये US वेस्ट जो है ना, ये US ईस्ट, US वेस्ट, दीज आर द रीजन्स। एंड ये US ईस्ट 1, US ईस्ट 2, ये क्या है, ये अवेलेबिलिटी जोन्स है। ठीक है, तो US ईस्ट 1, एक रीजन के अंदर में एक या फिर एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं। तो ये US ईस्ट जो है ये एक रीज़न है। एंड देन ये US ईस्ट 1 जो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर है, नॉर्थ वर्जीनिया में है, एंड ओहियो में एक है। तो ये सारे हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ठीक है, वैसे ही US वेस्ट करके एक रीजन है, देन उसके अंदर ये 2 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। देन अफ्रीका के अंदर एक अवेलेबिलिटी रीजन है, इसके अंदर एक ही अवेलेबिलिटी जोन है। एशिया पैसिफिक बहुत बड़ा है, तो एशिया पैसिफिक के अंदर इतने सारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, जिसमें से मुंबई के अंदर, इंडिया में मुंबई के अंदर ही एक अवेलेबिलिटी जोन है। एंड कनाडा के अंदर है, यूरोप के अंदर है, मिडल ईस्ट में है, साउथ अमेरिका में है, और भी ये लोग बनाते जाएंगे आगे चल के। अच्छा, अब ये रीजन्स क्यों क्या रहते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो रीजन्स बेसिकली ऐसा समझो कि जो रीजन्स है ना, रीजन्स या फिर अवेलेबिलिटी जोन्स पे फोकस करते हैं। तो अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब क्या होता है कि ऐसा समझो कि इनके अलग अलग सेंटर्स रहते हैं, डेटा सेंटर्स रहते हैं। तो अगर आप मुंबई रीजन में को सेलेक्ट करके इनके सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो आपके जो भी सर्वर्स वगैरह है वो मुंबई अवेलेबिलिटी जोन में रहेंगे। ठीक है, या फिर एशिया पैसिफिक रीजन में रहेंगे और मुंबई के अवेलेबिलिटी जोन में रहेंगे। मतलब आपके जो सर्वर्स वगैरह है वो मुंबई में रहेंगे। तो अब आपने कहीं ये सुना रहेगा कि भाई हमारा जो ये रहता है प्रोजेक्ट वगैरह रहता है, अगर वो US के सर्वर पे होस्टेड है तो फिर हमारा जो रिक्वेस्ट है वो US जा रहा है, एंड देन वहाँ से वहाँ के सर्वर पे हिट हो रहा है, एंड देन वहाँ से कुछ डेटा वगैरह लेकर आ रहा है, या डेटा पास कर रहा है, या डेटा सेंड कर रहा है, या रिसीव कर रहा है। तो क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के फाइल्स है वो US के सर्वर पे हमने अपलोड करके रखे हुए। ठीक है, बिगरॉक से हमने सर्वर खरीदा है। बिगरॉक का अगर US का सर्वर खरीदोगे तो जो भी प्रोजेक्ट का हमारा फाइल्स है वो US के किसी सर्वर पे स्टोर रहेगा। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का जो फाइल्स हम अपलोड करते हैं वो कोड फाइल्स। ठीक है, वही अगर एशिया पैसिफिक मुंबई सेलेक्ट किया रहेगा तो प्रोवाइडेड आप इंडिया में हो तो आपके जो भी प्रोजेक्ट के फाइल्स रहेंगे वो मुंबई का जो डेटा सेंटर रहेगा AWS का, वहाँ पर स्टोर रहेगा। तो अब US में रिक्वेस्ट लेकर जाना और US से रिक्वेस्ट लेकर आना, वहाँ उसमें जितना टाइम लगेगा उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा इंडिया में ये चीज़ें करना। ठीक है, मतलब इंडिया के अगर डेटा सेंटर में आपका डेटा रहेगा तो अब ये रीजन को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है कि भाई हम किस रीजन में काम करें, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो। तो अगर आप एशिया पैसिफिक में रहते हो और एशिया पैसिफिक में मुंबई इंडिया में रहते हो तो यू विल डेफिनेटली सेलेक्ट मुंबई। ठीक है, अब लेकिन ऐसा भी है कि अगर आपके जो कस्टमर्स है, जो अगर आपका वेबसाइट है जो आपने क्लाउड पे होस्ट किया है, लेकिन उस वेबसाइट में जो यूज़र्स है वो यूज़र्स जो है वो US के यूज़र्स है, तो इट वुड बी बेटर कि आप जो अपना सर्वर है वो US में रखिए, US वाले रीजन में जो भी अवेलेबिलिटी जोन आपके लिए सही रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखते हुए रीजन चूज़ करना है कि भाई आपके जो कस्टमर्स हैं जो या आपका जो रिक्वेस्ट है वो कहीं किसी नज़दीकी डेटा सेंटर में जाए, किसी नज़दीकी अवेलेबिलिटी जोन्स में जाए। तो मुंबई में हो, इंडिया में हो, मुंबई सेलेक्ट कर लो, प्रोवाइडेड आपके जो यूज़र्स है वो इंडियन यूज़र्स हैं। अगर आपके यूज़र्स US वाले हैं तो आप US सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस।
और यहाँ पर कैसा रहता है कि जो ये सर्विसेज हैं, इन सर्विस इसमें से कुछ कुछ सर्विसेज ऐसे भी हैं AWS के जिनके चार्जेस रीजन टू रीजन, सॉरी अवेलेबिलिटी जोन टू अवेलेबिलिटी जोन वैरी करते हैं। कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा सर्विस है जिसका मुंबई अवेलेबिलिटी जोन में, अवेलेबिलिटी जोन का शॉर्ट फॉर्म है AZ करके, ठीक है। तो मैं AZ बोलता हूँ। तो मुंबई AZ में अगर किसी एक सर्विस का चार्ज लेट्स कंसिडर कि ₹1 है, तो मे बी वो नॉर्थ कैलिफोर्निया में वो ₹1.5 रह सकता है या फिर ₹2 रह सकता है, ठीक है। तो कोई सर्विसेज जो हैं AWS के, उनके चार्जेस रीजन टू रीजन या एजीज टू एजीज वैरी करते हैं, और किसी किसी के नहीं भी करते। तो जैसे जैसे जो भी सर्विसेज आप यूज़ करें उसका प्राइसिंग एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया। सपोर्ट का सिस्टम है, सपोर्ट में भी कैसे हो भी मैं बता देता हूँ। तो सपोर्ट का मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, बट ठीक है मैं फिर भी मैं बता देता हूँ। तो जब आप AWS लेते हो ना, तो AWS लेने के बाद आपको जो सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट के अलग अलग प्लान्स रहते हैं इनके। तो जब आप फर्स्ट टाइम AWS लेते हो, फर्स्ट टाइम मतलब जब आप AWS लेते हो, अकाउंट बनाते हो, तो उसमें आपको जो प्लान मिलता है सपोर्ट का, वो मिलता है आपको, ये कस्टमर सपोर्ट है, तो वो मिलता है आपको बिलिंग का। बिलिंग का सपोर्ट आपके पास रहता है। देखो यहाँ पर मेरा जो प्लान है, सपोर्ट प्लान है, वो बिजनेस प्लान है, बट यूजुअली जो लोगों को मिलता है वो बिलिंग वाला मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या रहता है कि आपको बिलिंग रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज वगैरह रहेंगे या कुछ इश्यूज़ रहेंगे, वो आपको सपोर्ट वाले फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर देंगे। लेकिन अगर आपको एडवांस सपोर्ट प्लान चाहिए तो उसके लिए चार्जेस रहते हैं। बिलिंग वाले सपोर्ट प्लान के लिए कोई चार्ज नहीं रहता है, वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन वहाँ पे बिलिंग रिलेटेड क्वेरीज़ के भी बारे में आप पूछ सकते हो। वहाँ पर अगर आप जाके पूछोगे कि भाई ये वाला सर्विस में ये काम नहीं कर रहा है, या मेरे से क्या गलती हो गई, इसका मुझे हेल्प कर दो, तो वो लोग वो उस चीज़ को हेल्प नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हमारे वर्क स्कोप के बाहर है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो, ये 3 टाइप के प्लान्स रहते हैं, डेवलपर, बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इन प्लान्स में अलग अलग फीचर्स है, क्या फीचर्स है, किस तरीके से है, वो हम लोग अलग से एक टॉपिक है रखेंगे हमारा सपोर्ट वाला, वहाँ पर हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोगों को जब अकाउंट बनाओगे तो आपको बिज़नेस प्लान मिलेगा, बिलिंग प्लान मिलेगा। मेरा बिज़नेस प्लान है बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें की है। अच्छा, हम लोग आगे चलकर AWS क्रेडिट्स के भी बारे में बात करेंगे, वो क्या होते हैं एंड कैसे मिलते हैं, क्या एडवांटेज है उनका, ठीक है। AWS क्रेडिट बहुत अच्छी चीज़ है यार, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ AWS क्रेडिट से, ठीक है। बस मिल जाना चाहिए किसी तरीके से, एंड देन यू कैन टेक अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। आई लव AWS बिकॉज ऑफ दिस AWS क्रेडिट्स। और भी लोगों का एज़्योर है, गूगल क्लाउड का भी रहता रहेगा कुछ ना कुछ तो, बट आई डोंट नो, मैं तो AWS ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में लेट मी जस्ट चेक द टाइमिंग, हाँ बहुत लेट हो गया, इट्स 27 मिनट्स, इतना लेंदी वीडियो नहीं रखना चाहिए। तो बट क्या करें, इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है कि आई हैव टू कीप, आई एम आउट टू कीप दिस वीडियोज सो लॉन्ग, बट हाँ मैं ट्राई करूँगा कि आई कीप द वीडियोज एज शॉर्ट एज पॉसिबल सो दैट यू कैन, इट्स बेटर कि वीडियोज़ अगर छोटा रहे तो इट्स गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि IAM यूज़र कैसे बनाते हैं, या IAM रोल्स कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं ऑल। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड देखते हैं और आगे। थैंक यू टिल देन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।